Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the next part of chapter number 9 of ACCA F5 and the name of the chapter is Risk and Uncertainty. तो गाइस अभी तक जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में दैट वाज प्रैक्टिकल पार्ट थ्योरी पार्ट। अभी तक हमने थ्योरी देखी थी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं करा था कुछ भी, एक दो चीज़ें छोटी मोटी थी बस। अब जो आगे वाले टॉपिक्स हमारे आएंगे वो काइंड ऑफ प्रैक्टिकल हैं, दोज आर नॉट थ्योरेटिकल। और ये जो टॉपिक्स हैं इसको आई फील लाइक कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जब तुम करोगे तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। तो बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं उसको थोरेटिकली समझने से ज़्यादा यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स प्रैक्टिकली। ठीक है, थोरेटिकली समझोगे तो थोड़ा सा इशू आएगा, प्रैक्टिकली करके ही ये टॉपिक हमें समझ आने वाले हैं जो हम आज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का इनका जो तरीका क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज sum of probability into value. This x is the value, sum of probability into value, और हमें सिर्फ expected value निकालना है, nothing else, no decision। इसमें कोई डिसीजन नहीं देना, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। अब ये क्या है पहले मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम थ्योरीज की करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इट विल डू सो इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू इज इन एक्सेस ऑफ 1000। ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला हुआ है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी 1000 से ज़्यादा होगी तभी हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। It is decided to set the selling price at $10. Selling price is $10. After some investigation, a number of probabilities from different level of sales revenues are predicted. These are shown as follows कि हमारा एक दिन में जैसे बोल के चले या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे 80 यूनिट सेल होंगे, हमारा सेल प्राइस है 10, तो रेवेन्यू आएगा 800। इतने की 80 यूनिट सेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15, मतलब 15% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे इतने यूनिट सेल होंगे, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमारे इतने यूनिट सेल होंगे, 35% प्रोबेबिलिटी है हमारे इतने यूनिट सेल होंगे। तो हमने प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में लिख दी है 0.15, 0.50, 0.35। इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है एंड टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो जैसे 100 की परसेंटेज होती है वैसे ही 1 की हमें ये टोटल वैल्यू इस तरह से लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये कोई इनका ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकली है इससे कैलकुलेट करके, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 80 यूनिट सोल होने की हमारी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 100 यूनिट्स की इतनी है एंड 120 यूनिट्स की इतनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए दिस विल बी आवर एक्स एंड दिस विल बी पी। दिस इज पी यानी प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज एक्स यानी कि वैल्यू। सो पे ऑफ यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, पे ऑफ का सिंपल मतलब तुम कह सकते हो, ये टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे, पे ऑफ टर्म बहुत बार पढ़ेंगे। पे ऑफ मीन्स रेवेन्यू अर्न्ड। रेवेन्यू अर्न तुम्हारा क्या होगा, पे ऑफ मीन्स रेवेन्यू अर्न तुम्हारा क्या होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15, तो 800 इंटू 0.15 दैट मीन्स इतना तुम रेवेन्यू अर्न करोगे, इतनी प्रोबेबिलिटी पे इतना रेवेन्यू अर्न करोगे। दिस रेवेन्यू इज नॉट, रेवेन्यू तो हमारा यही है, ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर ही मान के चलूँ कि 15% प्रोबेबिलिटी इतने की है, 50% इतना, 35% इतना, तो सीधा सीधा मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा आ जाएगा रेवेन्यू यानी पे ऑफ कि इतने परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज मान के चलता हूँ तो मेरा इतना हद तक एक मेरी इनकम होगी। सो टोटल EV इज 1040। तो जैसा कि मैंने बताया था एक सेकंड गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू पी, सम ऑफ x इंटू पी। तो x इंटू पी ये आ गया हमारा और इसका सम निकाल लिया, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे जो हमें डिटेल्स गिवन थी इट इज़ 1040
और हमने कहा था कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी 1000 से ज़्यादा होगी तब ये हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ ज़्यादा है तो वी कैन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू असर्टेन हमारे रिस्क एंड आगे जाके कि वो ज़्यादा रिस्की सिचुएशन ना हो, प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो। अब हालांकि मैंने जब इसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, बहुत डिटेल में पढ़ा, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगा। इसका एज बेनिफिट क्या है, इन्होंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कि ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट तो हम कमाएंगे। बट द पॉइंट इज एक्चुअल सिनारियो में यही हो सकता है कि हमारे बिके ही प्रोडक्ट्स इतने, एक्चुअल सिनारियो में हो सकता है हमारे प्रोडक्ट्स इतने ही बिके, ठीक है ना। अब इसी का अगर मैं 100% प्रोबेबिलिटी मान के चलूँ तो अगर 100% हो, मतलब इन द सेंस कि 15% चांसेस हैं कि इतने ही यूनिट सेल होंगे, तो मैं मान के चलता हूँ देयर इज अ सिनारियो कि मेरे 80 ही सेल हुए। तो अगर 80 ही सेल हुए, 80 × 10, तो रेवेन्यू टू 800 आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी ज़्यादा है ना। यहाँ से भी करता हूँ तो 100 यूनिट सेल हुए इंटू 10, दैट मीन्स 1000 रेवेन्यू आया, ठीक है ना। पॉइंट इज ये है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ होगी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके सबसे कम, और इसके इन दोनों के बीच में। तो हमने क्या किया, जो हमारे चांसेस हैं उन चांसेस से ही मल्टीप्लाई करके देख लिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट्स इट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये याद रखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब वेटेड एवरेज क्या होता है कि हमने इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज देयर वेटेज लाइक प्रोबेबिलिटी, कि इसकी कितनी वेटेज है टोटल में, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मैंने उससे मल्टीप्लाई की है, ठीक है। इट कैलकुलेट्स द एवरेज रिटर्न दैट विल बी मेड इफ डिसीजन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। In other words, it is obtained by multiplying the value of each possible outcome x by the probability that of the outcome p and summing the result, उनका sum कर दो, simple, that's it। ये है हमारा expected values, ठीक है। कुछ भी इन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया तो हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। Since the expected value shows the long run average outcome of a decision, अब देखो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मैं तुम्हें बोलूँ, अब तुम कहोगे सर ये तो हमारा कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू 1040 निकाली है। अच्छा, मैंने अपने कर्सर का वो चेंज कर दिया, नाउ इट विल शो ACCA रादर देन वो जो ग्रीन सा बना हुआ था। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने अपनी जो निकाली है, इसका कोई रेलिवेंस तो बनता नहीं है। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर ये चीज़, ये सिनारियो जो पूरा है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग ईयर एंड ईयर, काफ़ी साल तक, जैसे 100 साल ये रिपीट होता है, लेट्स से 100 साल रिपीट होता है, तो 100 सालों में हमारी एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है ना पूरे 100 सालों में हमारी इतनी सेल होगी, या पूरे 100 सालों में हर साल इतनी सेल होगी। हम ये मान के चलते हैं कि सारी लाइफ टाइम में, बहुत सारे टाइम पीरियड में, अगर हम ये चीज़ बार बार करते रहेंगे तो कभी इतना होगा, कभी इतना, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर दिया और वहाँ से एवरेज निकाल दी, कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने कि ऑन एन एवरेज हो सकता है कभी हमारी इतनी भी सेल हो सकता है इतनी भी हो सकता है इतनी भी हो। लेकिन जब हम पूरे 100 साल की टोटल सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे, दैट विल बी एवरेज लाइक दिस। बजटेड है, फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का मैंने प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करा है। सो सिंस द एक्सपेक्टेड वैल्यू शोज द लॉन्ग रन एवरेज आउटकम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग रन एवरेज आउटकम बताता है ये, ऑफ अ डिसीजन विच इज रिपीटेड टाइम एंड टाइम अगेन, it is useful decision rule for a risk neutral decision maker. This is because a risk neutral investor neither seeks risk or avoid it. She is happy to accept the average outcome, कि वो ये नहीं मान के चलता कि मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इतना सेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो शायद यही सेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो इसके चांसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने टोटल बार जब ये चीज़ करी, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक एवरेज निकाली कि मैं एवरेज लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सॉरी। सो फर्स्ट इज takes uncertainty into account by considering the probability of each possible outcome and using the information to calculate expected result, कि हम हर एक की probability calculate करते हैं, देखते हैं, and then we calculate the average. The information is reduced to a single number resulting in an easier decision, कि
एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें एक फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो एक सिंगल डिजिट में आता है, जिससे हम डिसीजन बहुत ईजिली ले सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना, और कैलकुलेशंस आर रिलेटिवली वेरी सिंपल। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स ये है, प्रोबेबिलिटी आर यूजुअली वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि हमने अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करी है ऐसा होगा, ये एक्चुअल सिनारियो पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक्चुअल सिनारियो अलग हो गया, हो सकता है मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए तो हमारी सेल कम हो जाए, हो सकता है मोनोपोली होगी तो सेल ज़्यादा हो जाए। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, दिस इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टू व्हाट द प्रोबेबिलिटी मेकर इज थिंकिंग। The expected value is merely a weighted average and therefore has little meaning for a one-off project. This is also important part कि जो ये इकोनॉमिक वैल्यू है ये वेटेड एवरेज होती है, और जैसा कि मैंने बताया था ये उन प्रोजेक्ट्स में चलती है दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग, बार बार होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। तो मैंने सबका ऑन एन एवरेज निकाल दिया कि हर साल कभी ये कभी ये कभी ये, उसकी एवरेजिंग निकाली है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट मैंने एक बार ही करना है, बस बाद में होगा नहीं होगा आई डोंट नो, एक बार ही करना है, उसमें मैं ये मेथड कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या पता उस प्रोजेक्ट में हो सकता है इतनी सेल हो सकता है इतनी, हो सकता है इतनी। अगर 100 बार वो प्रोजेक्ट चले तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमिक वैल्यू ये है, लेकिन अगर एक बार ही प्रोजेक्ट चलना है, हाउ वुड आई नो कि ये होगा ये होगा ये होगा, वहाँ पे हमारा इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं चल सकता। दिस मेथड विल नॉट वर्क इन अ वन ऑफ प्रोजेक्ट। The expected value gives no indication of dispersion of possible outcome about the economic value, that is risk. इससे कोई रिस्क हमारा कम नहीं होता, क्योंकि रिस्क हमें तो पता ही नहीं ना, प्रोबेबिलिटी हमने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल दी, बट यू नेवर नो, इट इज़ वेरी रिस्की। द एक्सपेक्टेड वैल्यू मे नॉट कॉरस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द एक्चुअल पॉसिबल आउटकम। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरे 100 सालों में 15% इतनी सेल होगी, 50% इतनी सेल होगी, 35% इतनी सेल होगी, जबकि इसका एक्चुअल से कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली में हो सकता है बहुत डिफरेंट हो, हर साल इतनी सेल हो, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल हमें पढ़ना है, समझना है, समझ के ही चीज़ अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी पे ऑफ। अब पे ऑफ से हमारा बनता है पे ऑफ टेबल। अब पे ऑफ टेबल क्या होता है? पे ऑफ टेबल मीन्स कि हम कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पे ऑफ मीन्स रेवेन्यू, हम कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं उसकी टेबल बनाना, दैट मीन्स कॉल पे ऑफ टेबल। अब ये देखो, अभी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी गुड इलस्ट्रेशन। एक बार इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, जॉफ्री Ramsbottom runs a kitchen that provides food for various canteens through large organization. A particular salad is sold to canteen for $10 and cost $8 to prepare. Therefore, the contribution is $2. That means per salad हमारा जो contribution होता है that is $2. Based upon the past demands, it is expected that during a 250-day working year, the canteen will require the following daily quantities. अब इसमें क्या बताया हुआ है कि 250 वर्किंग डेज में हमारी इतनी क्वांटिटी रिक्वायर हो सकती है। रिक्वायर मतलब इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए होंगी कि इतनी सेल होगी एक तरह से। तो ऑन एन एवरेज जो टोटल 250 डेज हैं उसमें से 25 दिन हमारी इतनी सैलड यूज़ होगी, 50 डेज इतनी सैलड यूज़ होगी, 100 डेज इतनी सैलड, 75 डेज इतनी सैलड। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रोबेबिलिटी, कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ऑन एन एवरेज हमारी इतने परसेंटेज सैलड 40 सैलड यूज़ होती है टोटल प्रोबेबिलिटी यानी परसेंटेज में। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ, दिस विल बी 25/250, दैट मीन्स 10%। तो ड्यूरिंग द 250 डेज चार्ट देर इज़ अ 10% चांस, और आई कैन से 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि 40 सैलड सेल हो। 50 डिवाइड बाई 250, इट इज़ 50 डिवाइड बाई 250 इट 0.2। तो 0.2 चांस है कि हमारी इतनी सेल हो। 100 डिवाइड बाई 250, दैट मीन्स 0.4% चांस है कि हमारी इतनी सैलड सेल हो। और 75, तो 75 डिवाइड बाई 250, दैट मीन्स 0.3। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी इतनी सैलड्स सेल हो।
इतनी सैलेड्स क्या होगी, सेल। अब तुम कहोगे सर इतनी सैलेड सेल हैं, अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो इन सैलेड इंटू 2 कर लेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी इंटू रेवेन्यू, रेवेन्यू इन द सेंस कॉन्ट्रीब्यूशन या रेवेन्यू एक ही बात है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 रुपीज़, तो 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 2 100, जो भी आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका टोटल विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। अभी हमने पढ़ा था, वहीं पे हमने पे ऑफ निकाला था। अब यहाँ हमें ये नहीं करना। अब यहाँ अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा है द किचन मस्ट प्रिपेयर द सैलेड्स इन बैचेस ऑफ 10 मील्स, इट्स स्टाफ हैज आस्क्ड यू टू हेल्प डिसाइड हाउ मैनी सैलेड इट शुड सप्लाई ईच डे फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। मतलब एक साल में 250 दिन हमारा रेस्टोरेंट चलता है, 250 दिन में हर रोज़ हम कितनी सैलेड परचेज करें या कितनी सैलेड बनाएं, कितनी सैलेड हम बनाएं। क्योंकि हम सैलेड बनाएंगे, सोचो हम ये मान के चलते हैं अगर हमने आज सैलेड बनाई 10, वो नहीं बिकी तो ये सारा का सारा हमारा लॉस है, ख़त्म। हमें हर रोज़ फ्रेश सैलेड बनानी है। अब पहली बात, हमें ये नहीं पता कि किस दिन कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ ये पता है कि 0.1% चांस है कि इतनी होगी, 0.20% चांस है इतनी होगी, 0.4%, 0.3%। तो 250 दिन में ये प्रोबेबिलिटी है, बट वी डोंट नो कि किस दिन कितनी सैलेड लगेगी। अब सोचो पहले दिन हमारी सैलेड लग गई 100 सैलेड लग गई, सॉरी सैलेड 60, यहाँ से देखते हैं क्योंकि यही ऑप्शन है, हमारी 60 सैलेड लग गई। हमने सोचा था कि एक्सेस क्या मंगानी, हमने सैलेड ऑर्डर ही पीछे से 50 करी थी या 50 बनाई। अब डिमांड थी कितने की, 60 की, हमने ऊपर से बनवाई ही कितनी 50, तो हम 50 सेल कर पाएंगे, 60 तो सेल ही नहीं कर सकते। हमने सोचो हमको चाहिए थी 60 क्योंकि डिमांड थी 60 की, ठीक है, लेकिन हमने ऊपर से बनवाई ही 50। अब जब बनवाई सैलेड 50 तो सेल भी 50 कर सकते हैं, है ना। तो एक तो सिनारियो ये हो सकता है। अब सोचो हमें चाहिए थी 50, हमने ऑर्डर कर दी 60, हमें चाहिए थी 50, हमने ऑर्डर कर दी 60। अब चाहिए थी 50 तो सेल तो 50 होगी, एक तो ये चीज़ होगी कि सेल तो 50 होगी ना, बनवा ज़्यादा दी बट सेल तो इतनी होगी। और जो 10 हमने एक्स्ट्रा बनाई है उस पर हमारा लॉस हो गया। 10 जो हमने एक्स्ट्रा बनवाई है उस पर जो खर्चा आया हमारा $8, ये सारा का सारा लॉस हो गया। कंट्रीब्यूशन तो अलग चीज़ है, प्रॉफिट लूज अलग चीज़ है। $8 का एक सैलेड बनता है, तो ये जो 10 सैलेड हैं ये सारे के सारे वेस्ट हो गए, दैट मीन्स $80 मेरे वेस्ट हो गए। तो देखो कमाई कितने, 50 इंटू 2 100 की कमाई हुई, 100 की कमाई हुई, 10 इंटू 8 80 का मेरा नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ $20 कमा के निकला। 50 सैलेड बेच के मैं सिर्फ $20 कमा के निकला। क्यों, मैंने जब 50 सेल करी, 50 इंटू 2 जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है इतना मेरा प्रॉफिट था। 10 सैलेड्स पे मैंने $8 खर्चा किया था, दैट मीन्स $80। यहाँ से तो कुछ पैसे ही नहीं आए मुझे, ये तो वेस्ट हो गया, सारा डस्टबिन में गया, तो ये सारा पैसा वेस्ट हो गया। अब ये सारा पैसा वेस्ट हो गया तो ये लॉस हो गया मेरा, तो 100 माइनस 80 तो $20 में मैं कमा के निकला। ऐसे डिफरेंट सिनारियोज में हमें बनाना है पे ऑफ टेबल। इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें सिर्फ एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो लेट्स मेक अ टेबल। अब देखो मैं टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी है, दे हैव आल्सो कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये उन्होंने टेबल बनाई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आई विल मेक द टेबल सो दैट अगर तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे ऑफ टेबल बनानी पड़ती है, यू कैन ईजिली मेक इट। देखो सबसे पहली बात हमारी आती है, हम ये मान के चलते हैं डिमांड। मैं यहां लिखता हूं डिमांड कि कितने की डिमांड है, यहां लिखता हूं सप्लाई, कितने की सप्लाई है। अब डिमांड या तो होगी 40 की या 50 या 60 या 70। डिमांड या तो 40 की होगी या 50 या 60 या 70, और सप्लाई कितनी की होगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर रोज़ 40 सैलेड, हर रोज़ 30 सैलेड करो, या तो 40 सैलेड बाय करेंगे जितनी चाहिए उतनी, या 50 या 60 या 70। मैं ये पे नहीं बोलूँगा कि हर रोज़ 100 सैलेड ऑर्डर करो, लॉस क्यों करना, सैलेड क्यों बेस करनी। तो सप्लाई भी क्या होगी, या तो 40 की सप्लाई होगी हर रोज़, या 50 की सप्लाई होगी हर रोज़, या 60 की सप्लाई होगी, या 70 की सप्लाई होगी, यही होगा।
यही सिनारियोज होंगे ना। अब देखो क्या होगा, अब हमारा दो टर्म्स थी, एक था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वाज 2, कॉस्ट वाज 8, सेल प्राइस वाज 10। तो सेल प्राइस वाज 10, कॉस्ट वाज 8, कंट्रीब्यूशन वाज 2। अब ध्यान से देखो, डिमांड है 40 की, सप्लाई है 40 की, दैट मीन्स 40 बना के बेच दी। तो 40 पे 40 इंटू 2 80 रुपीज़ मेरी अर्निंग होगी। सिंपल। कैसे? 40 की डिमांड थी, 40 की ही मैंने ऊपर से ऑर्डर किया, 8 का खर्चा आया, 40 सेल हो गए, 10 का सेल हो गया, तो $2 2 इंटू 40 मेरी अर्निंग होगी। इस केस में 50 वाले केस में क्या होगा, सप्लाई मैंने ऊपर से बनवाई 50, दैट मीन्स खर्चा किया 50 इंटू 8, दैट मीन्स 400। सेल तो 40 की हो रही है, डिमांड 40 की है, तो 40 इंटू 10 की सेल हो रही है, दैट मीन्स 400। तो प्रॉफिट क्या हो गया मेरा? 0। सेल हो रही है मेरी 400 की, कॉस्ट भी मेरी आ रही है 400, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 0। कोई कमाई नहीं हुई क्योंकि 10 पे लॉस हो गया। नेक्स्ट, इन दिस केस मेरी सेल तो 40 हो रही है, तो 40 इंटू 10 की मेरी सेल वैल्यू है 400, ऊपर से बनवाई मैंने 60, तो कॉस्ट आई 60 की, तो 60 इंटू 8 दैट मीन्स 480, तो मेरा 80 का लॉस हो गया यहाँ पे। क्या ये तो जेब से पैसे चलेगी, क्योंकि 20 सैलड वेस्ट होगी मेरी, नुकसान हो गया। मैंने क्या बोला था कि हम सैलड जो होती हैं हर रोज़ फ्रेश बनती है, तो पुरानी सैलड्स हम ये नहीं कि नेक्स्ट डे यूज़ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो लॉस हो गया। ऐसे ही लास्ट में सैलड चाहिए थी 40, तो 40 इंटू 10 सेल दैट मीन्स 400, 40 और सॉरी बनवाई मैंने 70, कॉस्ट थी 8, दैट मीन्स 560, दैट मीन्स 160 का हो गया मेरा लॉस। तो 160 का हो गया मेरा लॉस। इस तरह से मुझे पे ऑफ टेबल बनाना है कि हर सिनारियो में मैं कितने पैसे कमा के निकलूंगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ हर सिचुएशन में देखना मैं कितने पैसे कमा के निकलूंगा। तो जैसे एक फिगर मैं रैंडमली और बताता हूँ, जैसे दिस और दिस, ये फिगर मैं रैंडमली नहीं, ये नहीं, ये फिगर मैं रैंडमली बताता हूँ। इससे क्या होगा, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा। चलो ये भी कर लेते हैं, ये वाली लाइन पूरी कर लेते हैं। तुम कहोगे सर आप बता ही नहीं रहे हो। हमारी डिमांड है कितने की? 50 की। ध्यान से सुनना, डिमांड कितने की है? 50 की, मतलब सेल कितनी होनी चाहिए? 50। बनवाई कितनी है हमने? 40। बनवाई कितनी है हमने? 40। अब अगर बनवाई ही 40 है तो सेल भी 40 होगी। बनवाई अगर 40 है तो सेल भी 40 होगी ना। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब मैंने बनवाई ही सैलड 40 है तो सेल भी 40 करूंगा, 50 कैसे सेल कर दूंगा? दैट मीन्स यहाँ पे सेल होगी 40, तो 40 इंटू 10 सेल, 40 इंटू 8 कॉस्ट, दैट मीन्स 40 इंटू 2 80 का प्रॉफिट है ना। अब आगे देखो, 50 सप्लाई आई, 50 ही मैंने सेल करी, तो 50 सेल हुई क्योंकि 50 की सप्लाई आ चुकी है, 50 इंटू 10 कॉस्ट, 50 इंटू 8 दैट मीन्स 500, 400, तो प्रॉफिट हो गया मेरा $100 का। $100 का प्रॉफिट हो गया। थर्ड, 60, ऊपर से सप्लाई आ गई 60 की, चाहिए थे मुझे कितने? 50। ऊपर से सप्लाई कितने की आ गई? 60 की, चाहिए थे 50, तो सेल तो 50 होगी। खर्चा मैंने कर दिया 60 का, तो 60 इंटू 8 दैट मीन्स 480, दैट मीन्स 20 का प्रॉफिट। ठीक है ना, ऐसी मैंने निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 60। इसी तरह से मैंने ये टेबल पूरी कंप्लीट कर ली, सारी वैल्यूज यहां पे डाल दी। दिस इज कॉल्ड पे ऑफ टेबल। इसी को हम पे ऑफ टेबल बोलते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखो इन्होंने ऐसे ही बस टेबल बना दी और यही हमें करना है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पे ऑफ टेबल लाइक दिस, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना अभी इसमें। अब तुम कहोगे सर पे ऑफ टेबल से फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या करते हैं हम? वो चीज़ हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हमें वहाँ समझ आएगा। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि पे ऑफ टेबल कैसे बनती है। आई होप अब तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी समझ आ गया हो और पे ऑफ टेबल भी समझ आ गया होगा। अब अगर तुम कहोगे सर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हमें यहाँ यूज़ करनी है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोबेबिलिटी को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, देखो हमें मैथ्स पढ़नी है और प्लस हमें अपने लॉजिक्स लगाने हैं, मैथमेटिकल लॉजिक लगा के आंसर निकालना है। मैंने हर सिचुएशन में कि अगर मैं 40 सैलड बनवाता हूँ, 50 सैलड बनवाता हूँ, 60 सैलड बनवाता हूँ, 70 सैलड बनवाता हूँ, ये मेरी प्रॉफिट आ गया हर साल का, मतलब हर सिचुएशन का। तो यहाँ से मैं हर टाइम की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दूंगा। करना नहीं है हमें, वैसे बता रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के आई कैन से कि जिस जगह पे मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी उस चीज़ को मैं ऑप्ट करूँगा।
अगर यही क्वेश्चन में हमें बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से आंसर निकालो, हम क्या करेंगे, हर टाइप पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे कि ये सिचुएशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी। जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी दैट मीन्स हम उसको आंसर मानेंगे, बट ये सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू केस में होगा, बाकी किसी और मेथड में नहीं। आई होप तुम्हें यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत ईजी है, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, लॉजिक इसमें बहुत डिटेल नहीं है, सिर्फ हमें मैथ्स पढ़नी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फॉर्मेट लर्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सी मैक्स। याद रखना, मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन, मिनी मैक्स। मैक्सी मैक्स मतलब इसको बोल के चलो, मैक्स मैक्स, मैक्स मिन और मिन मैक्स। मैक्स मैक्स, मैक्स मिन, मिन मैक्स। मिन मिन कुछ है ही नहीं मिन मिन कुछ बनाया नहीं इन्होंने, सिर्फ ये 3 बनाए हैं। अब इन तीनों में भी बेसिकली ये क्या करेंगे, हमने जो ये पे ऑफ टेबल बनाया है इसको पढ़ने का, इसको एनालाइज करने का 3 अलग तरीके हैं। तीनों अलग तरीके से हम कुछ एनालाइज करते हैं और उससे हम अपना आंसर निकालते हैं। अब ये बताएंगे अगर मैक्सी मैक्स करना है पे ऑफ टेबल में तो क्या आंसर आएगा हमारे अकॉर्डिंग, मैक्सी मिन आएगा तो क्या आंसर आएगा, मिनी मैक्स आएगा तो क्या आंसर आएगा। दिस इज बेसिकली पूरा मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल। मिनी मैक्स रिग्रेट खतरनाक सा लग रहा है, जब करेंगे तब पता चलेगा। सो गाइस, जो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मैक्सी मैक्स। सो मैक्सी मैक्स बेसिकली क्या पर्सन होता है, ये मान के चलता है कि मुझे हर जगह पे प्रॉफिट ही होगा, ही एक्सपेक्ट कि मुझे हर जगह पे अच्छा प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स ये मान के चलता है कि ये सोचता है कि मेरी सेल भी सबसे हाईएस्ट होगी और मेरा प्रॉफिट भी सबसे हाईएस्ट होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, सो आई एम गोइंग विद दैट ऑप्शन। तो मैक्सिमिस बेसिकली सिर्फ ये बोलता है कि उसको ये लगता है कि हर जगह पे उसका प्रॉफिट, हर जगह पे उसका पे ऑफ सबसे ज़्यादा होगा। सिचुएशन यही होगी कि मेरा पे ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो ये देखा था, ये एक सिचुएशन थी, दिस वॉज जस्ट अ सिचुएशन, दिस इज जस्ट अ टेबल। ठीक है, मैक्सी मैक्स वाला पर्सन क्या सोचेगा कि यार इस पूरे चार्ट में अगर मैं देखूं तो मेरा पे ऑफ सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। सो अगर मेरा पे ऑफ सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है दैट मीन्स मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एक तो मेरे को 70 सैलेड्स मेरी सेल होंगी और 70 सैलेड्स ही मैं हर साल ऑर्डर, हर डे ऑर्डर करूँगा। वो ये चीज़ मान के चलेगा और यही चीज़ करेगा। ऑल्दो दिस इज़ वेरी रिस्की, 70 सैलेड की 30% प्रोबेबिलिटी है, बट वो ये मान के चलेगा कि नहीं प्रोबेबिलिटी कम है तो क्या हुआ, हो सकता है मैं कोशिश इतनी करूँगा कि हर रोज़ ही मेरी 70 सैलेड्स की सेल हो। जो एक क्वेश्चन था 250 डेज में कि 70 सैलेड्स ही मेरी हर डे सेल हो विच ही एक्सपेक्ट्स, एंड वो कहता है कि मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। दोज आर कॉल्ड मैक्सी मैक्स। So Maximax rule involves selecting that alternative that maximizes the maximum payoff achievable. ठीक है, this approach would be suitable for an optimistic or risk-seeking investor who seeks to achieve the best result if best happens. ठीक है, कि best results if best happens, तो he seeks that option जहां सबसे ज्यादा pay off उसके हो रहे हैं। तो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 6 थी, सेम है जो हमने ऊपर करी है। यहाँ पे द मैनेजर हु एम्प्लॉयज द मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया फॉर एज्यूमिंग दैट वट एवर एक्शन इज टेकन द बेस्ट विल हैपन, ही शी इज अ रिस्क टेकर, हाउ मैनी सैलेड्स विल ही डिसाइड टू सप्लाई। तो वो कहेगा मैं 70 सैलेड सप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा पे ऑफ सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर ये है, हेयर द हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल पे ऑफ इज 140, वी शुड देयरफॉर डिसाइड टू सप्लाई 70 सैलेड्स। ठीक है, ये हमारा होता है मैक्सी मैक्स। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है ना, इजी। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 एक बार ये भी देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 इज अ कंपनी इज चूजिंग विच ऑफ 3 प्रोडक्ट्स टू मेक A, B और C and has calculated likely payoff under 3 possible scenarios, scenario 1, scenario 2, scenario 3, giving the possible payoff table using the maxi max, which product should be chosen। तो कुछ नहीं, टेबल से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हो रहा है C में 100, दैट मीन्स आई विल चूज C एज दी ऑप्शन। मैं C ऑप्शन चूज करूंगा क्योंकि प्रोडक्ट C में मुझे टोटल नहीं देखना,
मुझे बस सिनारियो 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पे ऑफ यहाँ पे हो रहा है, तो आई विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड अज्यूम कि सब कुछ ऐसे ही चलेगा। सिंपल, दिस इज आवर मैक्सी मैक्स। नेक्स्ट आता है मैक्सी मिन। अब मैक्सी मिन का क्राइटेरिया क्या होता है? मैक्सी मिन का क्या क्राइटेरिया बनता है? ये वो लोग होते हैं, ये वो थ्योरी है ये जो ये बोलती है कि हम चाहेंगे तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, हम चाहेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, बट हम ये देखेंगे कि हर ऑल्टरनेटिव में इन एवरी ऑल्टरनेटिव हमारा मिनिमम पे ऑफ कितना आ रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले देखेंगे कि हर ऑल्टरनेटिव में हमारा मिनिमम पे ऑफ कितना आ रहा है, और जिन ऑप्शंस में हमारा पे ऑफ मैक्स आ रहा होगा, मतलब मिनिमम में कि यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे कम है, इन चारों में से सबसे हाईएस्ट पे ऑफ किस ऑप्शन में आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है। दैट मीन्स वी विल चूज दिस ऑप्शन। सो बेसिकली अभी एग्जाम्पल देके ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं तुम्हें बताया था कि ACCA पढ़ने का, ये सब्जेक्ट करने का एक ही तरीका है कि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख के समझोगे उतना कॉन्सेप्ट ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सो द मैक्सिमिन रूल इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव विद दैट मैक्सिमम द मिनिमम पे ऑफ अचीवेबल। एक काम करते हैं, पहले इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें समझ आएगा। जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 थी, अप्लाइंग मैक्सी मैक्स। अच्छा, पहले इलस्ट्रेशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग 2 से पहले लेट्स डू द इलस्ट्रेशन। अब देखो ये सेम सिचुएशन है, ठीक है। हमें यहाँ पे मैक्सी मिन रूल सिलेक्ट करना है और मैक्सी मिन रूल से बताना है कि कितनी नंबर ऑफ सैलेड्स हमें डेली सप्लाई करनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इन एवरी सिचुएशन की अगर मैं 40 सैलेड सप्लाई करता हूँ, 50 सप्लाई करता हूँ, 60 सप्लाई करता हूँ, 70 सप्लाई करता हूँ, हर एक के ऑप्शन में मैं देखता हूँ कि मेरा मिनिमम पे ऑफ कितना है। तो यहाँ पे सब में मुझे 80 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ मिनिमम पे ऑफ मेरा 80 है। इन चारों में मिनिमम पे ऑफ मेरा कितना है? 0। इन चारों में मिनिमम पे ऑफ है मेरा -80, और इन चारों में मिनिमम पे ऑफ है -160, ठीक है। इन चारों में मिनिमम पे ऑफ है 0, इसमें 80, इसमें 0, इसमें -80, इसमें 160। इससे अब एक लॉजिक क्या बना, देखो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा सिनारियो बना है। इससे मैक्स मिन वाला बंदा क्या बोलेगा, वो ये कहेगा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं लॉसेस करना ही नहीं चाहता, मैं सेफ खेलना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो चारों ऑप्शंस में, चारों सिनारियोज में हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। एवरेज नहीं कह सकते, मैक्स मिन वाला ये बोलता है कि मैं इस सिचुएशन में मिनिमम प्रॉफिट इतने, मिनिमम इतना, मिनिमम इतना, मिनिमम इतना। सो दैट मीन्स इन चारों में से सबसे हाईएस्ट मेरा कौन सी वैल्यू है? 80। सो दैट मीन्स आई विल चूज कि मैं 40 सैलेड्स बनाऊं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 40 सैलेड्स बनाऊंगा, चाहे मेरी 70 सैलेड की डिमांड हो, चाहे 60, चाहे 50, चाहे 40, डज नॉट मैटर, लेकिन मेरा कभी भी लॉस नहीं होगा। किसी भी सिनारियो में, किसी भी दिन मेरा कभी भी लॉस नहीं होगा। ये बोलते हैं मैक्स मिन वाले कि हम चाहते हैं हमारा कभी भी लॉस ना हो, हम सेफ खेल के चलना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। हम हर सिचुएशन में देखेंगे मिनिमम कितना आ रहा है, एंड देन उस मिनिमम में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो नाम मैक्स मिन है, बट वैसे पहले हम देखते हैं मिनिमम देन मैक्स, कि हर एक का मिनिमम देन उसमें से दी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? मैक्स मिन रूल। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया हो। बिल्कुल ईजी था, कुछ भी डिफिकल्ट था ही नहीं इसमें, है ना। इट वॉज द ईजीएस्ट पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी चीज को, अगर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 में अगर हम मैक्स, यहाँ पे मैक्सी मैक्स बोला हुआ है, ठीक है, अप्लाइंग मैक्सी मैक्स, अगर हम मैक्स मिन रूल अप्लाई करें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 में, तो हमारा क्या आंसर आएगा? सो दिस वॉज द टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2। हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, विच प्रोडक्ट वी शुड मेक। तो इन तीनों में से हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ए प्रोडक्ट बनाता हूं, तो तीनों सिनारियोज में मिनिमम मैं कमाऊंगा इतने पे ऑफ प्रॉफिट। बी सिनारियो में मिनिमम मैं कमाऊंगा 70, यहाँ पे लॉस हो सकता है। सी सिनारियो में मिनिमम मैं कमाऊंगा 10।
तो यहाँ है 20, यहाँ है 70, यहाँ है 10। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सेफेस्ट लेके चलूँ अपने आप को, तो आई वुड से कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा ए, क्योंकि ए में हम अगर मिनिमम सबसे वर्स्ट सिनारियो में भी जाएं तब भी $20 पे ऑफ अर्न करेंगे ही करेंगे। बाकी सारे सिनारियो में हो सकता है ज़्यादा करें, हमें ज़्यादा नहीं देखना, हमें देखना है कि मिनिमम कितना हम प्रॉफिट अर्न करें ही करें, लॉस में जाएं ही ना। सो दिस इज मैक्सी मिन। ठीक है, तो मैक्सी मैक्स क्या करता है वो देखते हैं पूरे चार्ट में हाईएस्ट वैल्यू जहां पे भी आ रही है हम वो बनाएंगे। मैक्सी मिन वाला ये बोलता है कि मैं हर सिनारियो में देखूंगा कि मिनिमम मेरे प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, और मिनिमम प्रॉफिट्स में से, पे ऑफ में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है आई विल सिलेक्ट दैट, क्योंकि उसमें मेरे को मिनिमम मेरा प्रॉफिट इतना होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड मैक्सी मिन। सो in case of maximin, the investor would look at the worst possible outcome at each supply level, then selects the highest one of these. The decision maker therefore chooses the outcome which is guaranteed to minimize his losses, के losses इसके यहाँ पे minimum होंगे। In the process he loses out opportunity of making big profit। मतलब वो ये देखता है कि मैं minimum पैसे कितने कमाऊंगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। रिस्की है सिचुएशन, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। दिस कैन बी द सिचुएशन। ठीक है ना। सो ये होता है हमारा मैक्सी मिन। अब थर्ड आता है हमारा, दैट इज द मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। अब मिनी मैक्स रिग्रेट रूल क्या होता है, एक बार इसको देखते हैं। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। अब ये जो रिग्रेट रूल है इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। देखो, सो अभी तक जो हमने चार्ट्स देखा है, चार्ट समझा है, वो सिंपल हमने वैल्यूज जो थी, प्रोबेबिलिटी, हमने प्रॉफिट निकाला है कि कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, दैट इज पे ऑफ। ठीक है, बट इस सिचुएशन में मिनी मैक्स रिग्रेट रूल में हमें पे ऑफ नहीं देखना, हम कितने पैसे कमा रहे हैं, हमें ये देखना है कि हर सिनारियो में हम कितनी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। मतलब अगर हम वो सिनारियो में खड़े हैं तो हमारा कितना लॉस हो रहा है, कि अगर हम इसकी जगह दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते तो हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ए केस में मैं कमा रहा था 100, बी केस में क्या हुआ, मैंने कमाए 120 लेकिन मेरा लॉस हो गया, या 100 मैंने कमाए, लॉस हो गया मेरा 80 का, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट रह गया 20। सो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं ए ही काम करता तो ए में 100 कमाता, बी में काम करने की वजह से मैंने कितना लॉस उठाया अपना, 80 का एडिशनल लॉस। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस। मैंने जो लॉस खाया है कि अगर मैंने सोचा मैं ये करूँगा लेकिन इसमें मेरा इतना लॉस हो गया, इससे बेटर तो मैं ए ही करता। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिग्रेट कि अगर मैंने ये ना करा होता तो मेरे $80 बच जाते। This is called regret. So in Minimax regret rule, we find out in every situation that how much loss, additional loss we have suffered. How much additional loss we have suffered due to that scenario, due to that situation. उस केस में फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मिनी मैक्स रिग्रेट रूल बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं इसको। सो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबने हमने देखा हुआ, अभी 1-2 बार कर लिया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है व्हाट इज द मिनी मैक्स रिग्रेट रूल इन एवरी सिचुएशन। तो 40 सैलेड, 50 सैलेड, 60 सैलेड, 70 सैलेड, ये है मेरी डिमांड कि लोग कितनी डिमांड करते हैं। सो दिस इज डिमांड। अब सप्लाई, अगर मैं 40 सैलेड की सप्लाई करूं, 50 सैलेड की सप्लाई करूं, 60 सैलेड की सप्लाई करूं और 70 सैलेड की सप्लाई करूं, मतलब मंगाऊं, बेसिकली ऑर्डर करूं कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब देखो, इन फर्स्ट सिनारियो हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमारी कॉस्ट थी कितनी, $8, और प्रॉफिट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा था $2 का। कॉस्ट वॉज 8, कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 2 और सेल वैल्यू वॉज $10। सेल का हमें कुछ नहीं करना, हमें चाहिए कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब लॉजिक ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। अगर 40 सैलेड की ही डिमांड है, ठीक है,
और मैं 40 सैलरी बनवा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कोई लॉस अर्न ही नहीं कर रहा, जितना चाहिए उतनी मेरी बन रही है, तो दैट मीन्स मेरा कोई रिग्रेट नहीं है, जितनी मैं बना रहा हूँ, जितनी लोगों को चाहिए मैं उतनी ही बनवा रहा हूँ, उतनी सप्लाई कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट रिग्रेटिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे बेचनी है 40, डिमांड है 40 की, मैंने 10 ज़्यादा बना दी। डिमांड है 40 की, मैंने कितनी ज़्यादा बना दी? 10 ज़्यादा बना दी। अब 10 जो मैंने एडिशनल बना दी, उस पे 10 × 8 मैंने एडिशनल $80 का खर्चा कर दिया। मुझे चाहिए थी 40, मैंने बना दी 50, तो मैं सर पकड़ के क्या बोलूँगा? व्हाट आई विल से, शिट यार मैंने 10 की ज़्यादा बना दी, 10 ज़्यादा बना दी, 10 का लॉस हो गया। दैट मीन्स 10 × 8 80 होगी मेरी रिग्रेट वैल्यू। आई डोंट हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट और समथिंग, सिंपल 80 विल बी माई रिग्रेट वैल्यू, कि मैं रिग्रेट करूंगा कि मैंने 80 क्यों बनाई, 80 का खर्चा क्यों खाया। सेम वे यहाँ पे डिमांड थी 40 की, मैंने बना दी 60, तो 20 का लॉस हो गया, तो 20 × 8 160, ऐसी 30 × 8 240। सो दिस इज माई रिग्रेट। याद रखना, दिस इज नॉट पे ऑफ, ये पे ऑफ नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये सीधा सीधा मेरा रिग्रेट है कि कितना मेरा नुकसान हो रहा है, क्या मेरा लॉस हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्टिंग आउट दिस ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करके मैंने $80 का नुकसान खा लिया, लॉस खा लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से देखना गाइस, लॉजिक, मुझे डिमांड थी कितने की? 50, मैं सप्लाई कितनी आई ऊपर से, मैंने कितनी बनवाई? 40। ध्यान से, डिमांड कितनी थी? 50, सप्लाई की 40। अब यहाँ मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होगा? मैं क्या बोलूँगा कि यार अगर मैं 10 और बनवा लेता, ध्यान से सुनना, अगर मैं 10 और बनवा लेता तो 10 × 2 यानी $20 का मेरे को एडिशनल प्रॉफिट हो जाता। अगर मैं चाहिए थी 50 मार्केट में, मैंने बनाई 40, अगर मैं 10 और बना लेता तो मेरे को $20 का एडिशनल फायदा हो जाता, जो मैं लूज कर चुका हूँ। सो दिस विल बी माई क्या बोलते हैं इसको? रिग्रेट। दिस विल बी माई रिग्रेट कि काश मैंने 10 और बना दिया होता तो मेरे इतनी कमाई हो जाती। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी लॉस। अब सेम वे 50 चाहिए थी, 50 मैं बना रहा हूं तो मैं कोई नुकसान नहीं खा रहा, मैं खुश हूं, जितनी चाहिए उतनी बन रही है। 50 चाहिए थी, मैं 60 बना रहा हूं, 50 चाहिए थी, मैं 60 बना रहा हूं, 10 एडिशनल बना दी, तो 10 × 8 $80 का मेरा एडिशनल खर्चा हो गया। मैं क्या बोलूँगा, क्या यार 10 एक्स्ट्रा बना दी, 10 पे $80 फालतू का नुकसान हो गया। दिस इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही यहाँ पे चाहिए थे 50, बनाई 70, तो 20 × 80 दैट 20 × 10 सॉरी 20 × 8 दैट मीन्स $160 का मैं रिग्रेट करूँगा कि ये मैंने क्यों फालतू में मैंने 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए जिस पे 8 की मेरी कॉस्ट आई। ठीक है, सेम वे यहाँ पे 60 मार्केट में चाहिए थी, मैंने बनाई 40, यार 20 और बना देता तो मेरे को $2 के हिसाब से $40 का बेनिफिट हो जाता, $40 का बेनिफिट हो जाता। ऑब्वियस सी बात है ना। 60 चाहिए थी, बनाई 50, यार 10 और बना देता तो 10 × 2 $20 का और प्रॉफिट हो जाता। माइंड में बस अपने ये सोचना है काश ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो $20 का बेनिफिट और होता। 60 चाहिए थी, 60 बना रहा हूँ, पूरी भाई बना रहा हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है अपने को। 60 चाहिए थी, 70 बना रहा हूँ, क्यों मैंने 10 एक्स्ट्रा बनाए जिस पे $8 का एडिशनल एक्सपेंस हो गया, फालतू में $80 का नुकसान हो गया, काश ये ना बनाता। तो दिस इज दी रिग्रेट। ऐसे यहाँ पे 70 बना रहा हूँ, 70 चाहिए, बना रहा हूँ 40, काश मैं 30 और बना लेता, तो 30 अगर और बना लेता तो 30 × 2 मेरे को $60 का और बेनिफिट होता। ठीक है, ऐसी 20 × 2 40, ऐसी 20 × 2 × 10 20, और 70 चाहिए, 70 बना रहा हूँ, तो कोई रिग्रेट नहीं है। तो ये मेरी बनी है मिनी मैक्स की रिग्रेट टेबल, इसको हम बोलते हैं रिग्रेट टेबल। अब पहले तो सबसे बड़ा जो हमें इसमें चैलेंज था दैट वाज टू मेक दिस टेबल। तुम्हें सिर्फ माइंड में हर सिचुएशन में ये देखना है कि काश ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता, तो कितना नुकसान या तो तुमने कितना नुकसान खाया है, कितना लॉस किया है, या फिर तुमने कितना बेनिफिट लूज किया है, वो तुम्हें यहाँ से देखना समझना पड़ेगा, और वही बनेगा तुम्हारा रिग्रेट टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रिग्रेट टेबल में, इसके बाद हम क्या करेंगे,
हम देखेंगे मैक्सिमम रिग्रेट। अब नाम क्या है इसका? मिनी मैक्स। मिनी मैक्स मतलब पहले हमने रिग्रेट निकाला, अब हम देखेंगे हर सिचुएशन में मैक्सिमम रिग्रेट कितना हो रहा है, मतलब मैक्सिमम नुकसान कितना खा रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम रिग्रेट हो रहा है 60, यहाँ मैक्सिमम रिग्रेट हो रहा है 80, यहाँ मैक्सिमम 160, यहाँ मैक्सिमम 240। अब इसको मिनी मैक्स क्यों बोलते हैं? हालांकि देखा जाए, मैंने तुम्हें ऊपर बताया था मैक्सी मिन में पहले हम मिनिमम देखते हैं कि मिनिमम क्या है, देन मैक्स में आते हैं। यहाँ पे इसका नाम मिनी मैक्स है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा रिग्रेट क्या है, मैक्सिमम रिग्रेट क्या है, उसमें से सबसे मिनिमम रिग्रेट कहाँ हो रहा है। वो रिग्रेट हो रहा है हमारा ए में, कि ए के हर सिनारियो में अगर मैं बताऊं मेरा मिनिमम जो रिग्रेट है वो 60 का है, दैट मीन्स आई विल चूज टू सप्लाई 40 पर डे। आई विल चूज टू सप्लाई 40 पर डे सैलड। कि यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम में भी जाऊं तब भी मेरा मिनिमम जो रिग्रेट है वो 60 का है, इससे ज़्यादा का रिग्रेट मैं नहीं करूँगा। इन सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि मेरे को रिग्रेट ज़्यादा का भी करना पड़ सकता है, कम का भी हो सकता है, लेकिन रिग्रेट ज़्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें किसी में कोई भी डाउट हो, एक बार दोबारा से उसको पढ़ के देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। एक दो बार वीडियो देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मिनी मैक्स रिग्रेट रूल। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था, देखो मैक्सी मैक्स, इसमें तो हम तो देखते हैं सिंपल मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे भी आ रही है, जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन करा था हमने मैक्सी मिन। अब मैक्सी मिन में हमने क्या किया था, हम ये देखना था कि हमारा चारों ऑप्शन में मिनिमम पे ऑफ कितना है, मिनिमम पे ऑफ कितना है, ऑल द ऑप्शंस मिनिमम पे ऑफ इन ऑल ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में मिनिमम पे ऑफ कितने, देन सिलेक्ट मैक्सिमम पे ऑफ। इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे जो भी मैक्सिमम पे ऑफ हमें दे रहा है। पहले हम चारों ऑप्शन में मिनिमम कर लेंगे सिलेक्ट, चारों में मिनिमम आ गया, इन चारों में से मैक्सिमम पे ऑफ कहाँ पे आ रहा है, दैट ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड। तो हालांकि याद रखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस इज नॉट मिनी मैक्स, दिस इज मैक्स मिन। जो एंड में करता है वो माना जाता है। एंड में मैक्स मिन मतलब एंड में मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, और मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो मिनिमम पे ऑफ। मिनी मैक्स में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम रिग्रेट। हम सबसे पहले निकालेंगे मैक्सिमम रिग्रेट इन ऑल ऑप्शंस, हर ऑप्शन में मैक्सिमम रिग्रेट कितना हो रहा है। देन उसमें से जहां पे भी सिलेक्ट मिनिमम रिग्रेट, जहां मिनिमम रिग्रेट हो रहा है चारों ऑप्शंस में थे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट समवेयर, ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हारी ये काफ़ी हेल्प कर दे। ये छोटा सा चार्ट है, दिस विल हेल्प यू लॉट, यू कैन जस्ट राइट इट, पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, ये होता है हमारा मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन एंड मिन मैक्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। देखो इन्होंने यही करा हुआ है, रिग्रेट टेबल बनाई हुई है, चारों में पहले मैक्सिमम रिग्रेट देख लिया सब में, देन मिनिमम रिग्रेट यहाँ आ रहा है, सो दिस ऑप्शन इज चोजन। सिंपल है गाइस, सिंपल लॉजिक। अब ये वाले लोग क्या बोलते हैं, इनको भी अगर हम पढ़ें थ्योरी, द मिनीमैक्स रिग्रेट स्ट्रैटेजी इज वन दैट मिनिमाइजेज द मैक्सिमम रिग्रेट। मिनिमाइज करते हैं कि हमारा मैक्सिमम नुकसान ना हो। इट इज यूजफुल एज अ रिस्क एडवर्स डिसीजन मेकर। एसेंशियली दिस इज द टेक्निक फॉर अ सोर लूजर who does not wish to make a wrong decision, कि मुझे कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। रिग्रेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड एज अपॉर्चुनिटी लॉस थ्रू हैव मेडिंग द रॉन्ग डिसीजन, के यहाँ पे गलत डिसीजन की वजह से मेरा इतना अपॉर्चुनिटी लॉस है जो मैंने बताया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आता है डिसीजन ट्री। तो एक काम करते हैं गाइस, डिसीजन ट्री 1 2 3 4 5 6 7 7, चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस चैप्टर एनी मोर, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, डिसीजन ट्री में बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो डिसीजन ट्री बेसिकली क्या है, हम इसमें हर सिचुएशन, हर सिनारियो, हम हर सिचुएशन, हर सिनारियो का
एक ग्राफिकल डिज़ाइन बनाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, फर्दर इसमें ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, लाइक दैट। ये भी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ से तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो बेसिकली हमें बस डिसीजन ट्री में क्या करना है, अभी तक हम हर चीज़ को ग्राफिकली बनाते थे, सॉरी हम चार्ट के अकॉर्डिंग बनाते थे, अभी तक हमने चार्ट में बनाया है, अब हम इसको ग्राफिकली बनाएंगे। ग्राफिकली बना के इस तरह से बनाएंगे ताकि डायग्राम बना के एक ज़्यादा अच्छे से अच्छी पिक्चराइजेशन हो सके। चार्ट से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए कि जैसे हमने जब ये चार्ट बनाया था, ये होगा तो ये होगा तो ये, सो दिस इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, ठीक है, एक लेमैन को समझने के लिए। लेकिन अगर हम डिसीजन ट्री एक इस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो द पर्सन विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। और ऑफ कोर्स वी आर गोइंग इन प्रोफेशनल लेवल, हम प्रोफेशनल बनने वाले हैं, तो वी शुड नो दी सिनारियो सो दैट अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको जब ऐसे डायग्रामेटिकली बना के देंगे, ही वुड बी वेरी हैप्पी एंड ही विल बी ईजीली अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या उसको बताना चाह रहे हैं। तो डिसीजन ट्री के छोटे से स्टेप्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू ड्रॉ अ ट्री, एक सेकेंड गाइस, हाँ, वी हैव टू ड्रॉ अ ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमें एक ट्री बनाना है, वो भी मैं कराऊंगा, प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन लेना, वहाँ पे हम स्क्वायर बनाते हैं, उसके बाद जो भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वहाँ हम सर्कल बनाते हैं। ये बस छोटी छोटी चीज़ें, जब बनाऊंगा तुम ये मत सोचना सर आपने सर्कल क्यों बनाया, स्क्वायर क्यों बनाया। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाता है ये। लेफ्ट में जो सबसे पहला हमारा डिसीजन जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर के बाद जो भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, जो भी ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं हमारे सर्कल में। उसके बाद जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटी होती है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लिखते हैं इन परसेंटेज, या यू कैन सिंपली राइट जैसे 10% और यू कैन राइट 0.1, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये मैंने बताया हुआ है, ऑल प्रोबेबिलिटी शुड ऐड अप टू 1, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल 1 होना चाहिए। तो वी विल राइट वैल्यूज़ इन दिस। उसके बाद हर सिचुएशन का हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर एवरी सिचुएशन वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद हम जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या बताया, सब भेजे के ऊपर से निकल गया। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन है, देखो देखो अब यहां क्या लिखा है, अ यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एडवर्टाइज अ न्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, कि हमें एक नया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम उन्होंने निकाला है, वो एडवर्टाइज करें या ना करें, ये उन्होंने डिसीजन लेना है। तो हमारा डिसीजन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, कि उन्होंने डिसीजन लेना है कि एडवर्टाइज करें या ना करें। इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, एडवर्टाइज करें या ना करें। The number of students starting the program is dependent upon economic condition, कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है। तो सबसे पहला जो डिसीजन हमें लेना है वो तो ये लेना है कि वेदर टू एडवर्टाइज और नॉट, कि अगर मैंने एडवर्टाइज किया तो क्या होगा, अगर एडवर्टाइज, नो एडवर्टाइज, अगर नॉट एडवर्टाइज किया तो क्या होगा, ये देखना है कि एडवर्टाइज किया तो क्या होगा, एडवर्टाइज नहीं किया तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, कि अगर एडवर्टाइज किया, नहीं एडवर्टाइज किया। आगे, इफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इफ कंडीशंस आर पुअर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोग्राम विल अट्रैक्ट 40 स्टूडेंट्स विदाउट एडवर्टाइजिंग, विदाउट एडवर्टाइजिंग, कि अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करी और इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी रही और इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर रही तो 40 स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे। There is 60% chance that economic conditions will be poor. 60% चांस, मतलब अगर हम एडवर्टाइज नहीं करते तो 60%, तो 0.6% चांस है, 0.6% चांस है कि इकोनॉमिक कंडीशन विल बी पुअर, 0.6% चांस है कि इकोनॉमिक कंडीशन विल बी पुअर। सो दैट मीन्स 0.4% चांस हो जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस विल बी गुड, है ना। 0.6% चांस इकोनॉमिक कंडीशन विल बी पुअर एंड 40% चांस होगा, या 0.4% चांस इकोनॉमिक कंडीशन विल बी गुड। इफ इकोनॉमिक कंडीशन इज पुअर,
तो हमें 40 स्टूडेंट्स विदाउट एडवर्टाइजिंग मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा सिचुएशन है तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि 40 स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे विदाउट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और यहाँ पे इफ इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड, जिसके 40% चांस है, वहाँ पे हमें मिलेंगे 20%। इफ इकोनॉमिक कंडीशंस इज गुड, it is expected that program will attract only 20 students without advertising, कि without advertising अगर economic condition good रही तो हमें 20 students ही मिलेंगे, ठीक है। इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने बना दिया अपना चार्ट फॉर लाइक अगर मैं एडवर्टाइज नहीं करता, ठीक है। अब आगे इफ़ द इकोनॉमिक कंडीशन इफ़ द प्रोग्राम इज एडवर्टाइज, अब देखो एडवर्टाइज नहीं करता तो भी अब इकोनॉमिक कंडीशन के चांस हैं 60% गुड या 60% पुअर के। इकोनॉमिक कंडीशन के चांस है या तो 60% इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहेगी, 40% चांस है 60% चांस है इकोनॉमिक कंडीशन पुअर रहेगी, 40% चांस है इकोनॉमिक कंडीशन गुड रहेगी। अब चाहे मैं एडवर्टाइज करूं चाहे ना करूं तो इकोनॉमिक कंडीशन तो अलग से, तो दैट मीन्स जब नहीं एडवर्टाइज किया तो भी ऐसे होगा। अब अगर एडवर्टाइज करूंगा तो भी देयर आर 2 सिनारियोज। एक सेकेंड गाइस, इसको ना थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, क्योंकि ऊपर काफ़ी बनेगा अभी, तो मैंने इसको ऐसे करा है। ये एक्चुअली टेप छोटी है तो मैंने इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। तो 2 सिनारियोज हैं, एक सिनारियो ये बन रहा है नॉट एडवर्टाइज, ठीक है। अब अगर मैं एडवर्टाइज करता हूं तो यहां पे भी 2 सिनारियोज होंगे। कौन से 2 सिनारियोज? कि या तो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होगी, पुअर मींस 0.6, या इकोनॉमिक कंडीशन गुड होगी, दैट मींस 0.4। या तो इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होगी या इकोनॉमिक कंडीशन गुड होगी, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि सर इसकी तो हमें वैल्यूज दी नहीं हुई। हमें तो दिया हुआ इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होगी तो विदाउट एडवर्टाइजिंग कितने बच्चे आ जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन गुड होगी तो विदाउट एडवर्टाइजिंग कितने बच्चे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें मिलती जा रही है आई एम जस्ट राइटिंग। आगे, इफ द प्रोग्राम इज एडवर्टाइज्ड ओके एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर पुअर, there are 65% chance that advertise will stimulate further demand and student number will increase to 50। मतलब अगर हम एडवर्टाइज करते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती है, उसके बाद देयर आर 65.65% चांस कि एडवर्टाइज विल स्टिमुलेट फर्दर डिमांड एंड द नंबर विल इंक्रीज टू 50। ओके, ठीक है। दैट मीन्स सॉरी गाइस, बीच में एक छोटा सा मुझे कॉल आ गया था। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर हैं तो 65% चांस है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे 50 तक। तो यहाँ पे हमारे हो गए 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमने एडवर्टाइज करा, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी, इसको मैं ठीक लिख देता हूँ 0.6, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी तो 0.35 मतलब 1 माइनस 0.65, 0.35% चांस होंगे कि स्टूडेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 40 स्टूडेंट थे तो अब भी 40 रहेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एडवर्टाइज नहीं करते, इकोनॉमिक कंडीशन अगर हमारी इतनी रहती है तो इतने स्टूडेंट्स तो आएंगे। इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है तो इतने स्टूडेंट्स आएंगे। अब हमने अगर एडवर्टाइज करा और इकोनॉमिक कंडीशन पुअर रही तो 0.65% चांस है कि हमारे स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे 50 तक। दैट मीन्स 0.35% चांस होंगे कि स्टूडेंट नहीं बढ़ेंगे, जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा, इफ इकोनॉमिक कंडीशंस आर गुड देन देयर आर 25% चांस। अब इसके बाद हमारी फर्दर निकलता है, देन देयर आर 0.25% चांस that advertising will stimulate further demand and number of students will increase to 25। मतलब अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन गुड होती है तब हमारा 25% यानी 0.25% चांस है कि स्टूडेंट बढ़ जाएंगे और हमारे हो जाएंगे 25 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स 0.75% मतलब 1 प्रोबेबिलिटी में से 25 हटा दूं तो 0.75 प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। पहले भी 20 थे, अब भी 20 स्टूडेंट्स ही होंगे, अब भी 20 स्टूडेंट्स ही होंगे। तो इस तरह से मैंने बनाया अपना एक डिसीजन ट्री।
ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन साथ साथ इसीलिए दिखाया ताकि तुम क्वेश्चन देख के समझ पाओ। मैं बार बार क्वेश्चन बनाता, दूसरे पेज पे लिखता तो समझने में प्रॉब्लम आती। तो मैंने क्या किया, अगर कंडीशन पुअर थी तो बिना एडवर्टाइजिंग के ही हमारे को 40 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, कंडीशन अच्छी थी तो इतने मिल जाएंगे। तो एडवर्टाइजिंग करके अगर पुअर कंडीशन है तो देयर आर 65% चांस कि हमारे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, और दैट मीन्स अगर 35% चांस होगा कि स्टूडेंट्स नहीं बढ़ेंगे, जितने पहले पुअर में थे उतने ही रहेंगे। सेम वे मैंने चार्ट बनाया। अब ये तो था इस चार्ट को बनाने का तरीका। अब उसके बाद मैं क्या देखूंगा, 50 स्टूडेंट्स अगर मेरे जैसे हर सिनारियो में यहाँ है 50, यहाँ 40, यहाँ 25, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, तो हर सिनारियो में एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट में मुझे पता चल गया कि हर जगह पे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट कितने आएंगे। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बिफोर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, बिना एडवर्टाइजिंग माइनस करे जो मेरे प्रॉफिट से हर लेवल पे उन्होंने हमें दिए हुए हैं। तो 15 पे इतने ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे हम अर्न कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स आएंगे 50, तो 50 स्टूडेंट्स में हमारा प्रॉफिट कितना है 165। 50 स्टूडेंट्स में प्रॉफिट कितना होगा हमारा 165, है ना। तो 165 मेरा स्टूडेंट का प्रॉफिट होगा। अब यहां पे मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं तो 15,000 एडवर्टाइजिंग कॉस्ट माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स 150 विल बी माई टोटल प्रॉफिट इन दिस सिनारियो। इस सिनारियो में अगर ये सिचुएशन होती है तो मेरा जो प्रॉफिट यानी पे ऑफ बोल सकते हो इसको तुम पे ऑफ भी बोल सकते हो कि मेरा जो पे ऑफ होगा दैट विल बी दिस। इस सिनारियो में मेरा पे ऑफ 40 स्टूडेंट्स 115, तो 115 मेरा प्रॉफिट है। एडवर्टाइजिंग करी है मैंने तो माइनस 15,000, दैट मीन्स 1 लाख विल बी माई प्रॉफिट। ठीक है, इसमें 25 स्टूडेंट्स 25 40,000, तो 40,000 माइनस मैंने एडवर्टाइज करी है 15,000, तो 25,000 हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। 20 स्टूडेंट्स के लिए है 15,000 मेरा रेवेन्यू है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 15,000 ही है, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट होगा यहाँ पे 0। ऐसे मैंने निकाल लिए अपने पे ऑफ प्रॉफिट्स। अब सेम वे इन सिनारियोज में अपने प्रॉफिट निकालता हूँ। 40 स्टूडेंट्स में 115 मेरा प्रॉफिट है। अब यहाँ मैंने एडवर्टाइज करा ही नहीं, दैट मीन्स एडवर्टाइजिंग कॉस्ट माइनस ही नहीं होगी, तो मेरा प्रॉफिट होगा 115। यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स, ऐसी 20 स्टूडेंट्स में 15,000। अब ये मुझे मिल गए अपने हर सिनारियो में पे ऑफ। ये देखो हर सिनारियो में मुझे मेरे पे ऑफ्स मिलते चले गए। दीज आर माई पे ऑफ्स 150, 1 लाख 25,000, 0, 1 लाख 15,000। तो ये तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने सिर्फ डिसीजन ट्री बनाया था। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या बोला था, कैलकुलेट ईवी ऑफ ईच आउटकम। हमें हर आउटकम का ईवी निकालना है और ईवी निकालने के बाद हमें उसका क्या करना है, ईवी निकालने के बाद हमें देखना है बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आई जस्ट गिव द नंबर, एक बार मैं नंबर दे देता हूँ। जैसे ये था ए बी, दिस इज लेट्स से सी, दिस इज डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब हर सिनारियो में मैं देखता हूँ कि मेरा ईवी क्या होगा। तो गाइस ये हमारा था ग्राफ था। ये थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग चेंज हुई है क्योंकि अब मैंने अपनी शीट में इसको कन्वर्ट किया है और यहाँ पे अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालूंगा। अब ध्यान से देखना गाइस क्या होगा। आई विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम हेयर। तो सी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी विल बी 0.65 इंटू 150। आई जस्ट कैलकुलेट 0.65 इंटू 150, that is 97500, then plus 0.35 into 1 lakh which is 35,000. तो 35,000 plus 97500 that means 132500 ये आएगा मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू इन केस ऑफ सी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी इनटू प्रॉफिट और एंड में उन सब का टोटल। दिस वाज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मैंने प्रोबेबिलिटी इनटू प्रॉफिट इसका टोटल कर लिया। दैट मीन्स सी सिचुएशन में अगर दोनों सिनारियोज आते हैं, अगर एडवर्टाइजिंग करी, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, तो दोनों सिनारियोज में हमारा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। देन डी का मैं निकालता हूं। डी की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, डी विल बी
0.25 into 25,000, 25,000 into 0.25, that is 6250 प्लस ये तो ज़ीरो ही रहेगा, सो दैट मीन्स 6250 डी होगा मेरा इस पॉइंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ए की कैसे आएगी? अब तुम कहोगे सर ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, हमें यहाँ की वैल्यू तो पता ही नहीं। सी की वैल्यू हमने निकाली है 132500 और डी की निकाली है 6250, तो सी की वैल्यू आ रही है 132500, डी की वैल्यू आ रही है 6250। सो यहाँ पे ए कैसे निकलेगा? तो 0.6 इंटू 132500, 0.6 इंटू 132500, that is 79500 plus 0.4 into 6250, 0.4 into 6250, that is 2500, तो 2500 plus 79500, तो 82,000 मेरी आ जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सॉरी ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे है? हमें सी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ए की वैल्यू आ गई प्लस दिस इंटू दिस। सिंपल हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है कि पॉसिबल सिनारियोज में हमारी क्या वैल्यू आएगी। सी डी की हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए केस में क्या होगा? दिस इंटू दिस हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस दिस इंटू दिस, सो ए के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी इतनी। अब आता है बी के केस में। सो बी के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 0.6 इंटू 115, तो 0.6 इंटू 115,000, that is 65,000 plus 0.4 into 15,000, that is 6,000, so it will be 71,000। ठीक है, 71,000। सॉरी गाइस, ये मैंने 65 पढ़ लिया था, ये 69 है। दिस इज 69,000 प्लस 6,000, दैट इज 75,000। तो ये आ गई मेरी चारों एक्सपेक्टेड वैल्यूज। दीज आर माय 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब हमें बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है इस केस में, तो व्हाट वी विल डू। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हमें डिसीजन लेना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हम डिसाइड करो कि एडवर्टाइज करना है कि नहीं करना, तो एडवर्टाइज करना है कि नहीं करना हमें बताना है इन दोनों में। तो अगर हम एडवर्टाइज करते हैं, इफ़ वी डू एडवर्टाइज यानी ए पॉइंट, तो हमारा आउटकम कितना है? हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है 82,000। अगर हम एडवर्टाइज नहीं करते तो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू है 75,000। दैट मीन्स वी विल चूज टू एडवर्टाइज, हम एडवर्टाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटीज, देखो यहाँ पे मैथ्स भी आ गई, कॉन्सेप्ट भी आ गई। ये चार्ट बनाना है कॉन्सेप्चुअल, और चार्ट के बाद ये कैलकुलेशंस करनी है मैथमेटिकल। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अच्छे से क्लब कर दी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक अ डिसीजन ट्री। कुछ भी नहीं है इसमें और दिस इज दैट्स इट, बहुत ही सिंपल से। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं डिसीजन ट्री। किसी को कोई भी डाउट हो, दे कैन पॉज दी वीडियो और तुम 2-3 बार इस कॉन्सेप्ट को देखो, अच्छे से समझ आ जाएगी कैलकुलेशन। नहीं है तो आई हैव अ ग्रुप, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी एज वेल, मैं वहाँ पे करा दूंगा। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मुश्किल है इसमें समझने वाला। आराम से देख के समझोगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाएगा। पहले हमने डायग्राम फ्रेम किया। डायग्राम फ्रेम, हर सिनारियो की प्रोबेबिलिटी एक होती है, हर सिनारियो की, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो इतने परसेंट, तो नहीं होगा तो ऑफकोर्स इतने, होगा तो इतने परसेंट, नहीं होगा तो इतने परसेंट। दैट्स इट। टोटल 1 नहीं होगी कि हर एक की दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे नहीं 1, हर आउटकम के 2 होंगे, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने अपनी वैल्यूज निकाल ली, और ये एक तरीका होता है टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज ए। इस तरह से हम करेंगे। ठीक है गाइस, सो ये होता है हमारा डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री का एक इलस्ट्रेशन जो है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा दिया सारा। जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 है, दिस इज़ योर होमवर्क, ये तुम कर लेना। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। सॉल्यूशन से भी देखोगे, थोड़ा बहुत हिंट चाहिए होगा, यू कैन सी, बट तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसकी थ्योरी पहले पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। In many questions, the decision maker receive a forecast of a future outcome। मतलब अभी तक क्या होता है, हम एक फोरकास्ट ही करते हैं कि आगे यही होने वाला है, हम फोरकास्ट करते हैं आगे यही होने वाला है।
दिस फोरकास्ट मे टर्न आउट टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट, ऑफ कोर्स कि आगे वो होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है, बट फोरकास्ट सही भी हो सकता है गलत भी. द क्वेश्चन ऑफन रिक्वायर कैंडिडेट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोरकास्ट. अब वैल्यू ऑफ फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, दो चीजें. अगर तुमने जो फोरकास्ट किया था वो सही हुआ, अगर तुमने जो फोरकास्ट किया था वो सही हुआ, तो उसमें हमारा प्रॉफिट होगा लेट्स से $1 लाख का. एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अगर जो एक बंदे ने, एक रिसर्च ग्रुप ने फोरकास्ट किया था, प्रिडिक्ट किया था, वो सही हुआ तो प्रॉफिट होगा इतना, और अगर वो फोरकास्ट गलत हुआ तो हमारा प्रॉफिट होगा लेट्स से 80,000. ठीक है, अगर फोरकास्ट सही हुआ तो प्रॉफिट होगा इतना, अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो हमारा प्रॉफिट होगा 80,000. दैट मीन्स फोरकास्ट की जो वैल्यू है, वैल्यू एडिशन, वो $20,000 है. कि अगर हम फोरकास्ट नहीं भी करते तब भी इतने तो कमा ही रहे थे हम ऑन एन एवरेज. अगर फोरकास्ट नहीं भी कराते, वो नहीं सही होता, फिर भी इतने तो कमा ही रहे थे. फोरकास्ट सही हुआ उसका, उस वजह से हमने चीजें मैनेज करी तो हम इतने पैसे कमा रहे हैं. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फोरकास्ट इज दिस. तो वैल्यू ऑफ फोरकास्ट को तुम कैसे कह सकते हो? यू कैन कैलकुलेट लाइक वैल्यू ऑफ फोरकास्ट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस वैल्यू ऑफ फोरकास्ट विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन, उससे तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ दैट फोरकास्ट. परफेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या वैल्यू थी, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या वैल्यू थी, उससे हम अपना आंसर निकालेंगे. ठीक है, सो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर आउटकम इज ऑलवेज अ करेक्ट प्रिडिक्शन. इफ अ फर्म कैन ऑब्टेन 100% accurate prediction, they will always be able to undertake the most beneficial course of action. Of course, imperfect information, the forecast is usually correct because अगर हम मार्केट रिसर्च वाले को इतने हैवी पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फोरकास्ट उसने अच्छे से करा होगा तभी दे रहे हैं. ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी बोल दिया और इसलिए पैसे ले ली. बट कैन बी इनकरेक्ट. imperfect information is not as valuable as perfect information. तो इससे हम निकाल सकते हैं हमारी वैल्यू. तो कैसे निकालना है इस सिचुएशन में? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट परफेक्ट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एट इम्परफेक्ट. क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू एट परफेक्ट सिचुएशन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एट इनपरफेक्ट सिचुएशन. जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन या वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, सो पॉइंट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. दैट मीन्स यहां पे भी मैथ्स आ गई. तो मैथ्स आ गई तो मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर ये गोफरी रैट. अच्छा, ये वही वाला एग्जाम्पल है. कौन से वाला? सैलेड्स वाला. सैलेड्स वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं. A new ordering system is being considered whereby customer must order their salad online in a day before. कि एक दिन पहले ही कस्टमर को अपना ऑर्डर बताना है कि अगले दिन सैलड अगर आपको लेनी है तो आपको पिछले दिन बताना पड़ेगा. हमारी बहुत ही स्पेशल सैलड होती है. विद इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ दिस विल नो फॉर सर्टेन डेली डिमांड ऑफ 24 आवर्स इन एडवांस. अब हमें जब पता ही है कि अगले दिन इतनी डिमांड होगी, वी नो कि अगले दिन इतनी डिमांड होगी, तो हम उतनी सप्लाई करेंगे, है ना. तो दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है. ही कैन एडजस्ट प्रोडक्शन लेवल ऑन डेली बेसिस. यस, उस केस में प्रोडक्शन लेवल हम डेली बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. कि हमें पता है, देखो कितना अच्छा डिसीजन दिया बंदे ने. इतनी खतरनाक प्रोबेबिलिटी थी. बंदे ने क्या बोला, आप एक सिचुएशन बना दो कि सैलेड्स अगर आपको लेनी है तो आपको पिछले दिन एडवांस में बताना पड़ेगा. तो अगले दिन अगर आपके 50 ऑर्डर आए तो 50 सैलेड बना लो, 30 ऑर्डर आए तो 30 सैलेड बना लो. काम ही खत्म, टेंशन ही खत्म, प्रोबेबिलिटी भी खत्म. इट्स अ वेरी गुड डिसीजन. इतने तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे डिसीजन देते हैं. जहां प्रोबेबिलिटी होती है वहां एक कहते हैं ना रिव्यूअर को, जो आगे की प्रिडिक्शंस करता है, नॉट एस्ट्रोलॉजर, जो बिजनेस की प्रिडिक्शंस करता है, बिजनेस के फोरकास्ट बनाता है, वो आइडियाज भी देता है कि आप क्या आइडिया कर सकते हो जिससे आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए और प्रॉफिट ज़्यादा हो. उसने ये ऑप्शन बताया कि आपको ऐसे करो, देखो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जब आपको पता ही है कि ये सिनारियो होगा, है ना. अब इस सिनारियो में हमें निकालना है, इस सिनारियो में हमें निकालना है व्हाट, मतलब हाउ दिस सिस्टम वर्थ. ये सिस्टम की वर्थ क्या है, दैट मीन्स हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन.
तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू एट परफेक्ट इंफॉर्मेशन, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू एट इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन, वो माइनस करेंगे। ये कैसे निकलती है ये मैं तुम्हें यहां से बताता हूं। सो गाइज मैंने क्या किया, मैंने वही वाला चार्ट जो तुम्हारा था सैलेड्स वाला, वो मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे दोबारा से कॉपी पेस्ट करके बना लिया कि ये हमारी डिमांड्स हैं, ये सप्लाई है, और ये प्रोबेबिलिटी थी हर केस की हमें दी हुई है कि इस डिमांड की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इस डिमांड की इतनी, इस डिमांड की इतनी, इस डिमांड की इतनी, ये क्वेश्चन में गिवन थी, और ये थे मेरे पे ऑफ्स यानी कि प्रॉफिट्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे कैलकुलेट करनी है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एट perfect information. I have to calculate expected value at perfect information. अब ध्यान से, perfect information मतलब मुझे पता है कि 40 सैलेड्स बनाने हैं, तो मैंने 40 सैलेड्स बनाए। That means perfect information of 40 is 40, कि 40 चाहिए थे 40 बनाए। उसमें मेरा प्रॉफिट कितना होगा 80, तो 80 इंटू प्रोबेबिलिटी 10 दैट मीन्स 8, 80 इंटू प्रोबेबिलिटी 10 दैट मीन्स 8। अब मुझे पता था कि 50 बनाने हैं, मैंने 50 ही बनाए, तो 50 दैट मीन्स प्रॉफिट हो गए 100। परफेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब जितनी मुझे ऑलरेडी पता था उतने बनाने हैं और मैंने उतने ही बनाए, तो उस केस में मेरा प्रॉफिट होगा 100। तो 100 प्रॉफिट इनटू प्रोबेबिलिटी 20 दैट मीन्स 20। सेम वे 60 बनाने थे, 60 बनाए, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 120। So 120 into 0.30, 120 into 0.30, that means 36. नहीं सॉरी गाइस, प्रोबेबिलिटी मैंने उल्टी लिख दी, सॉरी। ये प्रोबेबिलिटी है 0.40, ये है 0.30, आई रोट रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। सो 0.40 इंटू 120, 120 इंटू 0.40 दैट इज 48। और 70 बनाने थे, 70 ही बनाए, तो प्रॉफिट होगा 140। तो 140 इंटू 0.30, 140 इंटू 0.30 दैट इज 42। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू एट परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरी होगी 8 + 20 + 48 + 42 दैट इज 118। 118 विल बी माई एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एट परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जब मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी। समझ आया गाइस? ठीक है, अच्छे समझ आया। अब आता है, अब अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने बनाने हैं, तो क्या होगा। अब मेरे को इकोनॉमिक वैल्यू, मैंने तुम्हें पहले एक जगह पे बताया था, हर सिनारियो की अलग इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हर केस में मुझे अलग इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं 40 सप्लाई करता हूँ, इफ आई सप्लाई 40, देन इकोनॉमिक वैल्यू विल बी 80 इंटू 0.108, I'll change the color, 80 into 0.108 plus 80 into 0.2016 plus 80 into 0.4032 plus 80 into 0.30 24। दैट मीन्स इसका अगर टोटल मैं करूं तो 8 + 16 + 32 + 24, ये मेरा आता है 80। तो इस केस में मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आती है 80। ठीक है, यहां से मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता हूं, इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 इंटू 10 0, 100 इंटू 0.20 दैट मीन्स 20, 100 इंटू 0.40 40, 30। यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी आ रही है 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी आ रही है 90। इस केस में 0.80 इंटू 10 दैट मीन्स 8 का लॉस, 2 इंटू 2 4, 120 into 0.40 that is 48, 120 into 0.30 that is 150। नहीं सॉरी, गलत कर दिया, 120 into 0.30 that is 36। यहां मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है -8 + 4 + 48 + 30 दैट इज 74। यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, नहीं ये 36 है, सॉरी दिस इज 36, तो 74 + 6 80। यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है मेरी 80। अब यहां निकाल लेते हैं, 160 इंटू 0.1 दैट मीन्स -16,
तो 60 इंटू 0.20 दैट इज़ -12, 40 इंटू 0.40 16, 140 इंटू 0.30 दैट इज़ 42। इस सिनारियो में जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है दैट इज़ -16 -12 +16 +42 दैट इज़ 30। अब मेरी चारों ऑप्शंस में चारों जगहों पे मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू से जैसे हमने जब वो भी किया था, डिसीजन चार्ट बनाया था, हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते थे जहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा मेरी कहाँ आ रही है, यहां पे मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। मतलब परफेक्ट, तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, वो तो मैं हर चीज़ परफेक्ट मानता हूं। अगर मेरे हर सिनारियो में इनपरफेक्शन थी तो मैंने हर एक पॉसिबल आउटकम में देख लिया कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है। हर जगह से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एवरेज यहां आ रहे हैं, तो आई विल चूज दिस ऑप्शन। तो अगर वो मैं उस बंदे के पास नहीं जाता, उससे इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करता, ये सिस्टम नहीं बनवाता, तो भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितने होते हैं 90। दैट मीन्स माइनस अगर मैं यहाँ से 90 करूँ तो दैट मीन्स 28 इज द वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन उसने हमें दी है परफेक्ट, उसमें हमारा 28 का एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। तो अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उससे हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है तो बंदा हमारे पास आया, हमने उसकी सारी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, देन जो बेस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है उस ऑप्शन को बोला कि भाई तू इतने बना ले। इतने बनाएगा तो ऑन एन एवरेज बाकियों से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज तेरा बाकियों से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो तू ये वाला ऑप्शन चूज़ कर। तो जब ये वाला ऑप्शन चूज़ किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 90। तो परफेक्ट -90, दिस इज माई आंसर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, बट मेरे को था कि मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूं। ठीक है, सो दिस इज वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो गाइज मैं वैल्यू ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है इसको अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको यू कैन ऑल्सो स्किप, छोटा सा है, पढ़ भी सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम्हें कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का समझ आ गया। रीज़न बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मुझे नहीं पता कि ऐसा हो कि वीडियो बीच में ख़राब हो गई हो, जैसे कई बार वीडियो लैगी बन जाती है लंबी होने की वजह से, तो मेरे को पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़े। आई रियली डोंट नो, मेरा सारे एफर्ट्स खत्म हो सकते हैं। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी सो बिग, बट चैप्टर कंप्लीट कराना था इसलिए मैंने फ्लो में करा दिया। ठीक है, सो द पॉइंट इज, ये तुम खुद पढ़ लेना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। पढ़ोगे समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया एंड यू कैन डू दैट। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।